झारखंड आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बोकारो में थर्मल कुरपनिया सड़क के किनारे पुलिया से केन बम मिला था। इस मामले में पुलिस ने गांधीनगर थाने में 3 माओवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें एरिया कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रेम उर्फ वीर सेन सकीम, रणविजय महतो और अभिलाष मांझी शामिल हैं। इसी के साथ मंझलाडीह पीरटांड गिरिडीह के दस्ते और दूसरे अज्ञात दस्ते के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बोकारो पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों को पुलिया में विस्फोट कर उड़ाने और बड़ा नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की साजिश थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। गिरिडीह में गांडे प्रखंड के बेलाटांड गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे भांजे गए। बताया जा रहा है कि शंकर वर्मा अपने माता पिता के साथ बचपन से ही अपने मामा के यहां रह रहा है, लेकिन अब उनके मामा उन्हें यहां से भगाना चाहते हैं। हालांकि शंकर वर्मा ने घर और जमीन छोड़ने से मना कर दिया, जिसे लेकर दोनों में बहस होने लगी और देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और लात घूंसों की बारिश होने लगी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सिमडेगा में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। टिटई टांगर में जोराम पंचायत के खजूरीटांड गांव में तेज आंधी तूफान से दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़ गए। वहीं घरों पर पेड़ गिरने से कई घर भी ध्वस्त हो गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जितेंद्र प्रधान का परिवार बाल बाल बच गया। तूफान से तबाही की खबर मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ गांव में पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। साथ ही जल्द ही प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिया। कल चक्रवाती हवा आई है, उसी के कारण हुई है। उसी के कारण यह जो पेड़ मोटा सा है जितेंद्र प्रधान के घर पे गिर गई, जिसके कारण इसका घर अंदर की ओर धंस गया है, जिसमें किसी प्रकार का ज़्यादा क्षति नहीं हुआ है। इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को मेरे द्वारा दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सर के द्वारा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने लगभग पेड़ गिरे हैं? करीब अप्रॉक्स 15-20 के लगभग पेड़ गिरे हैं। महुआ का पेड़, अधिकांश महुआ का पेड़ है। दुमका में गोपीकांदर से महज 12 किलोमीटर दूर आदिम जनजाति बहुल गांव अमरपानी में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। टेंगजोर पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये गांव अब तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ सका है। वहीं गांव में पेयजल की भी बड़ी समस्या है। गांव में एक चापाकल है जो पिछले 8 साल से खराब है। वहीं 16 टंकी है जो हर दिन केवल 30 मिनट ही चल पाता है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने से परेशान लोग करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर डोभा का पानी लाने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि केवल चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि उनके बीच पहुंचते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में डीप बोरिंग की जाए ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। चापाकल 8 साल से खराब हो गया। चापाकल अभी हम लोग को मांग है, बहुत पानी रिपेयर किया जाए। बहुत पानी पीने का हमको तकलीफ हो रहा सकते हैं। हम लोग 15 साल से पहले से हम लोग पी रहे हैं डुबा का पानी, तो अभी तो कुछ नहीं है। अब चापाकल एक गो है, वो भी खराब है। पहले एक गो चापाकल था, वो भी खराब है। दोनों खराब है और हम लोग को अभी डीप बोरिंग हमको मांग रहे हैं। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के अंतर्गत 20 वार्ड हैं। इन 20 वार्डों में से केवल 7 वार्ड में ही पीने के लिए पाइप के जरिए वाटर सप्लाई होती है।
1975 में बने इस पानी की टंकी और वाटर फिल्टर की हालत काफी दयनीय है और दूषित जल से लोग बीमार भी हो रहे हैं। इधर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि जर्जर टंकी से पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने जल्द ही नया जल मीनार बनाने और लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का भरोसा दिलाया। कि यहाँ के जो पानी के पीने की जो शुद्धता है वो उसमें शुद्धता कहीं भी नाम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो पानी है उसके ऊपर में छत टूट के गिर रहे हैं। इतने गंदे तरीके से जो पीने का पानी है सप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो इसमें किसी तरह कोई गुणवत्ता और शुद्धता वाली कोई बात ही नहीं है। उस समय शहर का स्वरूप कुछ छोटा था, उसके अनुसार उसका सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। अब ये सिस्टम जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गया है। हम लोग इस पर विभाग से भी जो है कई मरतबा जो है इसको शीघ्र जो है जलापूर्ति की व्यवस्था दूसरे रूप में करने के लिए हम लोग पत्राचार भी किए हैं और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग इस संबंध में पूर्व के उपायुक्त महोदय, वर्तमान उपायुक्त महोदय से भी अनुरोध किए हैं कि अपने स्तर से भी इस पर स्तर से कार्रवाई करने की पड़ेगी। अगली खबर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से है, जहां मुसाबनी प्रखंड के गोरपाड़ा गांव में गाय कुएं में गिर गई। इस गाय को निकालने के लिए पोकलेन मशीन की मदद ली गई, जिसके बाद कड़ी मेहनत के बाद गाय को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि कुएं के पास से ही गाय चर रही थी। इसी बीच कुआं के जर्जर होने से वो उसमें गिर गई। घटना के बाद जुटे आसपास के लोग रस्सी की मदद से नीचे उतरे, जिसके बाद पोकलेन की सहायता से गाय को बाहर निकाला गया। नहीं आगे गिर भी रहा ना, लग रहा है तो उसमें एडजस्ट नहीं होगा, लंबाई जो है ना उसका कुआं पूरा एडजस्ट नहीं होगा। झारखंड में 3 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही अनलॉक की भी शुरुआत की गई है। कल सुबह 6 बजे से शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं रांची समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और जेवर की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुल सकेंगी। सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड स्टोर नहीं खुलेंगे। इसी के साथ जिले में यात्रा के लिए ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि दूसरे जिलों में जाने के लिए ई पास जरूरी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अनलॉक को लेकर सलाह मांगी थी और लोगों से मिली सलाह के आधार पर अनलॉक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। हम कोई भी ऐसी असावधानी नहीं करेंगे कि जिस असावधानी के कारण हमको फिर से उस कोविड की विभीषिका को फिर से हम स्प्रेड होने का मौका नहीं देंगे। और इसी के लिए मैं सभी आमजनों से भी निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रशासन ने और जो आपदा प्राधिकार ने जो गाइडलाइन दी हैं उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए, ताकि हम आप सारे लोग मिलकर इस कोविड-19 की इस महामारी से अपने राज्य को बचाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि झारखंड की जनता बहुत ही समृद्धशील है, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेती है और हम सभी लोग मिलकर इस विभीषिका को समाप्त करने की दिशा में कारगर रूप से काम करेंगे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि रांची समेत 9 जिलों में जहां सख्ती बरकरार रखी गई है, वहीं कम संक्रमण वाले 15 जिलों में ढील दी गई है। राजधानी में लोगों ने ई पास की अनिवार्यता खत्म करने पर खुशी जाहिर की है। साथ ही राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस का स्वागत किया है। रांची के लोगों से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। लोगों से बात करेंगे कि जो नए अनलॉक 1 में जो नियम लागू किए गए हैं, लोग उनसे कितने सहमत हैं। अस्पताल में जगह नहीं थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो सरकार का प्रथम दायित्व है नागरिकों की रक्षा करना। अब लॉकडाउन लगने के बाद में कोविड की संख्या कम हुई है,
तो अब दूसरी समस्या आ रही है आजीविका की। अब सरकार का ये भी दायित्व है कि लोगों को रोजी रोटी भी चलते रहे। लेकिन जहाँ संक्रमण नहीं है, यहाँ ज़्यादा संक्रमण की संख्या घट रही है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तीसरा लहर की संभावना भी अभी देखी गई है, तो राज्य सरकार के पास चुनौती भी है, क्या कि जीविका और जीवन दोनों देखना है। उसके अकॉर्डिंग 2 बजे तक जो गाइडलाइन 9 जिला के लिए है वो बहुत अच्छी है। करा रहे हैं और आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो निर्णय लिया है वो जनता हित में है और बहुत ही अच्छा निर्णय है। लेकिन एक है कि जो हम जैसे जो रोज़मर्रा काम करने वाले हैं, जैसे जेवर दुकान हो गए, कपड़ा दुकान, उनको कुछ छूट देनी चाहिए थी सप्ताह में 2 या 3 दिनों की, जिससे कि हम लोगों की आजीविका चल सके। और कुछ थोड़ा समय में परिवर्तन करना चाहिए, इसे 2 से 5 करना चाहिए था। सरकार को कम से कम हमारा ये सुझाव है कि कुछ बढ़ाए इसमें। राज्य के 24 जिलों में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही लोग कारोबार कर सकेंगे और उसके बाद लॉकडाउन लागू रहेगा। और एक बड़ी बात यह भी है कि जैसे जैसे ये आपको लॉकडाउन जो है उसमें अभी जो ढील दी जा रही है, सख्ती भी कुछ जिलों में की जा रही है, वो वास्तव में संक्रमण के लिहाज से की जा रही है और लोगों को उसमें लाभ भी नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का झारखंड में बेहतर असर दिख रहा है। राज्य में कल केवल 609 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 1449 लोगों ने कोरोना को मात दिया। कल राज्य में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। इसमें राजधानी रांची में 2 संक्रमित लोगों ने दम तोड़ा। वहीं राहत की बात यह रही कि राज्य में 18 जिलों में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। संक्रमण की घटी रफ्तार और स्वस्थ होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या से झारखंड में 8058 ही एक्टिव केस रह गए हैं। इसी के साथ झारखंड का रिकवरी रेट 96.14% पहुंच चुका है, जो देश के रिकवरी रेट से 4% अधिक है। बारहवीं की परीक्षा रद्द होने के बाद रांची के विद्यार्थियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर परीक्षार्थियों ने जहां जिंदगी को प्राथमिकता देने वाले प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका मानना है कि अगर परीक्षा होती तो उन्हें औसत से ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलते। रांची के डीएवी गांधीनगर के छात्र छात्राओं से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। को देखते हुए इस बार 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद रांची के जो छात्र हैं जो इस बार परीक्षा में बैठने वाले थे, वो क्या सोच रहे हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि इस बार जो 12वीं की परीक्षा रद्द हुई है, आप क्या सोच रहे हैं? तैयारी कैसी थी आपकी? आप कैसे इसको ले रहे हैं? मेरी तैयारी तो अच्छी थी, लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ाई चल रही थी और जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा। डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले लिया गया। क्या परीक्षा का डर था कहीं मन में? डर तो था, उससे ज़्यादा डर इस बात का था कि कोरोना ना हो जाए। सर तैयारी तो काफ़ी अच्छी कर रखी थी और डर भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि कोविड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उस हिसाब से एग्ज़ाम होना काफ़ी मुश्किल होता। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, सरकार ने सही फैसला लिया। कितने % आपने उम्मीद कर रखी थी कि आपको मिलता? 90% से अबव तो ज़रूर जाता। हाँ। लेकिन सीइंग द सिचुएशन, अभी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी, तो मुझे लगता है कि आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन एंड इट्स नाइस। 12th के बाद लाइव डिसाइडिंग इवेंट होता है सर, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होता है कि कहाँ पे क्या लेना है सर, तो उसके हिसाब से तो बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद तो ज़्यादा नंबर। आप मायूस हैं कुछ? यस सर, एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होना चाहिए सर, कहीं पे भी न्यूज़ में नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला। कल तक सब जगह था कि 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे का पेपर होगा सर, तो उसके हिसाब से तो कैंसिल नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, कितना % मार्क्स था आपका मैट्रिक में? मेरे मैट्रिक्स में 95% थे। और इस बार अगर आप परीक्षा देते तो क्या उम्मीद थी? 95 से बढ़ते ही कम नहीं होते, क्योंकि तैयारी ज़्यादा अच्छी थी। सर अभी जो परफॉर्मेंस जो छात्राओं का अब जो मार्किंग की बात आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले सबसे पहले है कि जो गवर्नमेंट में निर्णय लिया है मैं उसको स्वागत करता हूं, और एज ए टीचर मैं ये कहूँगा कि जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है लाइफ। स्वस्थ जीवन बहुत ज़रूरी है। आगे बच्चों के लिए एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम आएंगे, तो उनको बच्चों लोग को भी मायूस नहीं होना है। और कोई भी स्कूल का, जितना भी स्कूल का हम देखते हैं रिजल्ट देखते हैं, हर साल रिजल्ट अच्छा होता है, तो इसलिए इस बार भी रिजल्ट अच्छा होगा और बच्चों को अच्छा फल मिलेगा।
और रही जैसा कि शिक्षक ने साफ बताया कि जो छात्र हैं उनको मायूस नहीं होना, जिंदगी एक रेस है और उस रेस में रास्ते में कई परीक्षाएं आएंगी और विद्यार्थियों को उस परीक्षाओं में खुद को साबित करना है। फिलहाल जिंदगी बचानी है और केंद्र का जो फैसला है सब इसकी सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची रेल मंडल से सफर करने वाले यात्रियों में नाराजगी है। दरअसल इन दिनों ज्यादातर स्पेशल ट्रेनों का ही परिचालन हो रहा है और रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों के नाम पर ज्यादा किराया भी वसूला जा रहा है, लेकिन यात्री सुविधा के नाम पर न तो ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा मिल रही है और न ही एसी में सफर करने वाले यात्रियों को चादर और तकिए की सुविधा है। इन दिनों रांची रेल मंडल से कुल 36 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें से 9 पैसेंजर ट्रेन का भी परिचालन हो रहा है। शून्य है, जीरो है, भाड़ा में कहीं कोई कटौती नहीं है और सुविधा के नाम पर बिल्कुल समझिए कि कहीं कोई सुविधा नहीं है। पेंट्री का बिल्कुल घर से खाना आप लाइए, नहीं तो आपको पिलो दिया जा रहा है, नहीं बेडशीट दिया जा रहा है, किसी तरह कोई सुविधा नहीं है ट्रेन में। अपने साथ ट्रैवल के दौरान जो चादर होता है, लिनन या टॉवल या जो भी जरूरत का सामान है वो लेके जाएं, क्योंकि जो वातानुकूलित श्रेणी है उसमें किसी प्रकार का टॉवल या इन तरह की चीज़ों को नहीं उपलब्ध किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को लेके जाएं। साथ ही जहाँ तक खाने पीने की भी चीज़ें हैं वो भी अपने साथ जरूरत के हिसाब से लेके जाएँ। बहुत लिमिटेड तरीके से ही जो डब्बा बंद खाना है वो लिमिटेड तरीके से ही पेंट्री कार के द्वारा सेल आउट किया जा रहा है। दुमका में पुलिस ने सीबीआई का फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। मसलिया इलाके के पाटनपुर में उसे एक व्यक्ति से पैसा लेते रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा। पिछले 15 दिनों में आरोपी ने सीबीआई और मजिस्ट्रेट का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं उसके पास से फर्जी प्रेस कार्ड, पुलिस का बैनर लगा स्कूटी और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। सूचना मिली कि मसलिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति सीबीआई का अफसर बनाकर कुछ दिन से ठगी का काम कर रहे हैं, जो अपने आप को सीबीआई का अफसर बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक टीम गठन कर उसका छापामारी किया गया, वो जांच पड़ताल किया गया। उस आदमी को बारे में जब हम लोग जांच पड़ताल पूछताछ किए तो हर जगह से यही सूचना मिली कि कई जगह पर वह व्यक्ति अपने आप को सीबीआई का अफसर बता के और दुकान वाले से, गाड़ी वाले से, ऑटो वाले से ठगी का काम कर रहे हैं। गोड्डा में अपने बच्चे के ब्लड के लिए एक पिता ने करीब 400 किलोमीटर साइकिल से सफर किया। मेहरमा के माल प्रतापपुर के दिलीप यादव का 5 साल का बेटा विवेक कुमार थैलेसीमिया से पीड़ित है। उसे हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोरोना संकट के कारण गोड्डा ब्लड बैंक में खून नहीं था। ऐसे में दिलीप यादव ने ब्लड के लिए साइकिल से जामताड़ा तक का सफर किया। इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर संज्ञान लिया और ट्वीट कर गोड्डा डीसी को मदद करने का निर्देश दिया, लेकिन दिलीप यादव ने कहा कि अब तक उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है। जब कैसे पकड़ते हैं विधायक जी को, सांसद जी को, जैसे कि कहीं है व्यवस्था कोई हॉस्पिटल में तो मेरे बच्चा को व्यवस्था कीजिए। बोला ठीक है करेंगे व्यवस्था, नहीं हुआ व्यवस्था। विधायक जी से जाकर बोला कि नहीं जाको नहीं होगा जाको। अभी तक तो बहुत सफर कर दिया हमने। लमसम कितना? फिर भी लमसम 400-500 किलोमीटर। 400-500 किलोमीटर। विवेक कुमार जिसका थैलेसीमिया है वो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बहुत मुश्किल से मिल रहा था, लेकिन उस परिस्थिति में उनको पिछला लॉकडाउन के बाद लगातार उनको दिया गया था यहाँ से। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ थैलेसीमिया रोगी को दिक्कत होने लगी, चूंकि लॉकडाउन के चलते और कोरोना काल के चलते ब्लड देने से लोग कतराने लगे, बहुत कम लोग आ पा रहे थे ब्लड बैंक। इस वजह से ए नेगेटिव अभी तत्काल में उपलब्ध नहीं था पिछले महीना और इस माह भी। इस वजह से उनसे बात भी हुई थी हमको, तो हमसे पूछा गया तो हमने बताया था कि भैया अभी तो नहीं है, तो फिर जब हो जाएगी तो फिर मैं आपको सूचना करूंगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य 18+ सभी लोगों के टीकाकरण का है, क्योंकि टीका ही संजीवनी है और कोरोना से बचने का सबसे अचूक और कारगर उपाय है।
मोदी ने ठाना कोरोना को हराना। पचहत्तर जिलों में 18+ कोई ना छूटे। सबको लग जाए कोरोना टीका, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार हो गया है, जिसके तहत अब 18 साल से ऊपर आयु के हर शख्स के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान शुरू हुआ। हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कम आबादी वाले जिलों में हर दिन 1000 टीके लगाए जाएंगे। 45 से ऊपर उम्र के लोगों को टीकाकरण में वरीयता मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर इस महाअभियान में अभिभावक और शिक्षकों के टीकाकरण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। 75 जनपद में तो हमारा टारगेट करीब 3 करोड़ का रहेगा 3 महीने के लिए, माने कि लगभग 1 करोड़ प्रति माह, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसी के अधीन हमको जितना भी वैक्सीन मिल रहा है, अब जो 2 कंपनियां हैं या तीसरा कंपनी अभी शुरू नहीं किया है, मगर 2 कंपनी के माध्यम से हम लोग ने अपना खरीद लिया है, एडवांस पैसा दे दिया, उसके माध्यम से हमको मिलते रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 83 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में ये बात लोग भी समझ चुके हैं कि कोरोना टीका जीवन रक्षक है। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।